नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है विकास पतन वैद्य ने। विकास जानना चाहते हैं कि HDFC डिफेंस फंड कैसा है। विकास, HDFC डिफेंस फंड एक थीमेटिक फंड है, यानी कि इस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वही सेक्टर्स या स्टॉक्स रहेंगे जिनका संबंध डिफेंस से है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिफेंस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ध्यान है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो पिछले एक साल में इन सेक्टर्स में या इस तरह की कंपनीज में जिनका संबंध डिफेंस से है उनमें काफ़ी तेजी देखी गई है। यदि आप HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो पिछले 3 महीनों में इस फंड ने करीब 22% का रिटर्न डिलीवर किया है। अब जब यहां पर एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तब इस वक्त पर इस फंड में एंट्री करना शायद बहुत ज़्यादा समझदारी ना हो। हालांकि इस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में 5 सेक्टर्स हैं, लेकिन 74% से अधिक एलोकेशन सिर्फ कैपिटल गुड्स में है। तो यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रैली हुई है। तो मेरे हिसाब से यदि थोड़ा इंतज़ार किया जाए और यदि कभी यहाँ पर कोई करेक्शन आता है उसके बाद एंट्री ली जाए तो ये सही हो सकता है। अदरवाइज यदि आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और एक छोटा पोर्शन आप इस फंड में एलोकेट करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मनोज श्रीवास्तव ने। मनोज जी का सवाल यह है कि उनके पास 2 करोड़ रुपए हैं, यानी कि रिटायरमेंट फंड है ये 2 करोड़ रुपए का। और मनोज जी ने बताया है कि उन्होंने NPS में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अब वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम पाई जा सकती है। पहली बात मैं बता दूं कि NPS बेसिकली एक रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएट करने का माध्यम है। आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं और एक फंड इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होता है NPS में 60 ईयर्स की एज पूरी हो जाने के बाद आप उसमें से 60% तक लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और मिनिमम 40% उस टोटल वेल्थ का आपको एन्युटी परचेज करने के लिए यूज़ करना होता है। तो यदि आपने NPS में कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो भी आप चाहें तो एन्युटी प्लान बाय कर सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने NPS में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। यदि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं और आप एन्युटी प्लान बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये डिसीजन लें उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास और कौन से ऑप्शन हैं रेगुलर इनकम पाने के। और वैसे भी जो एन्युटी प्लान्स अवेलेबल हैं वहां पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रिटायरमेंट के बाद पैसों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही पैसा इन्फ्लेशन से अधिक रेट से बढ़ना चाहिए ताकि वो लंबे वक्त तक चल सके। तो एक सीनियर सिटीजन के लिए मेरी राय में सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम एक अच्छा विकल्प है। और अब 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में एक व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो यानी कि यदि पति और पत्नी दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हों तो 30 लाख रुपीस तक 2 अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और फिलहाल में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। 8.20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पर होता है। हालांकि यदि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो उसमें से आपको कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल 10 लाख के आसपास फिक्स डिपॉजिट या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स में रखने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में या कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से उन पैसों को विड्रॉ कर सकें। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 30 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दें, जिस पर आपको क्वार्टरली इनकम या इंटरेस्ट मिलती रहेगी।
और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि आप 30 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में डिपॉजिट कर दें ताकि आपको वहाँ से क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता रहे और एक रेगुलर इनकम का ये सोर्स बन सके। इसके अलावा आप कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल में 8.05% का इंटरेस्ट चल रहा है और ये क्योंकि फ्लोटिंग रेट है तो समय के साथ ये इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसकी समीक्षा एवरी 6 मंथ में होती है। उसके बाद बाकी पैसों को आप हाइब्रिड फंड्स में पार्क कर सकते हैं और वहाँ से SWP के जरिए आप रेगुलर इनकम पाने का प्लान बना सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सरिता जी ने। सरिता जी का सवाल यह है कि उन्होंने किसान विकास पत्र में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं और वो जानना चाहती हैं कि क्या मुझे वो पैसे निकाल कर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देने चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके पास 7 इयर्स का टाइम है। किसान विकास पत्र का मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.50% है, लेकिन यदि आपने पास्ट में इस स्कीम में पैसे डिपॉजिट किए थे तो उस वक्त पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और किसान विकास पत्र को 2.5 इयर्स के बाद प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई किया जा सकता है और किसान विकास पत्र को 2.5 इयर्स पूरे होने के बाद फोरक्लोज किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल यदि चाहें तो किसान विकास पत्र से अपने पैसे निकालकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसान विकास पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं तो ये एकदम सेफ हैं और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी फिक्स है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप 7 साल के वक्त में किसान विकास पत्र के मुकाबले बेटर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकती हैं। और ऐसे में आप कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है और साथ ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सागर देशमुख ने। सागर जी कह रहे हैं कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, सो थैंक यू वेरी मच सागर जी इसके लिए। और आपका सवाल ये है कि आप 10 से 15 साल के लिए किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने 2 स्कीम भी आइडेंटिफाई की हैं, एक है ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड और दूसरा ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 फंड, और आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से किस में करूं। 4000 रुपीज़ की SIP करनी है और यू आर लुकिंग फॉर गुड रिटर्न्स। वो तो जो भी इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में वो हमेशा अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करता ही है, कहीं भी इन्वेस्ट करें हम। तो बात यह है कि एक तरफ आपके पास एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और दूसरा है इंडेक्स फंड, और जो NASDAQ 100 इंडेक्स फंड है वो ऐसा इंडेक्स है जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सेक्टर्स हैं, जबकि US ब्लू चिप फंड ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड उसका बेंचमार्क S&P 500 है। तो मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड कंसिडर किया जा सकता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है राजू सैनी ने, और राजू सैनी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर सवाल पूछा है। राजू सैनी जानना चाहते हैं कि क्या 5 साल से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से पैसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनकी सिस्टर की मैरिज है और बैंक उन्हें बोल रहा है कि 5 साल से पहले पैसे विड्रॉ नहीं किए जा सकते। राजू मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल से पहले भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से पैसे निकाल सकते हैं, इन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बैंक आपसे इन्हें वापस नहीं लेगा, लेकिन आप इन्हें बेच सकते हैं। मतलब ये है कि
जिस तरह से शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है, एक व्यक्ति शेयर बेचता है, दूसरा व्यक्ति खरीदता है, इसी तरह से इन्हें भी खरीदा और बेचा जा सकता है। आप पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और इन्हें डीमैट में ट्रांसफ़र करवाइए। उसके बाद आप अपने ब्रोकर को कहकर इन्हें बेच पाएंगे। और डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। आप किसी बैंक में जाकर भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन जैसे कि ज़ीरोधा या अपस्टॉक, इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 24 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद आप इन अकाउंट में अपने बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र कीजिए और उसके बाद ऑनलाइन आप इन्हें बेच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।